सो बच्चों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ यूनिट 4 इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 यूनिट में, आखिरी यूनिट यूनिट 4 क्लासिफाइड इन 2 मेजर पार्ट्स। वन इज नोन एज मार्केट एंड सेकंड इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। सबने पढ़ रखा है, बस रिवीजन का काम। सबसे पहला शब्द मार्केट 1 नंबर के लिए याद करना है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, सुनना है, याद करना है। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। थोड़ा साथ साथ करना है पार्टिसिपेशन, जल्दी से। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए। किसी को दिक्कत लगे तो बस रेज योर हैंड, तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में बोल दूंगा। तो एक बार बोलना है ऋषभ, जल्दी से। Market is a place where buyers and sellers are get together to sell and purchase of a commodity। अब हम मार्केट के टाइप आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं इन मोर डिटेल, जो आपकी किताबों से ज्यादा है यहां पर। अकॉर्डिंग टू एरिया, मार्केट के 4 टाइप। सबसे पहले सामने चार्ट बना रखा है, लोकल एरिया, एरिया वाइज। लोकल एरिया, स्टेट, लोकल मार्केट, स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। आपकी नॉलेज के लिए जिसका यूज सीयूईटी एग्जाम में रहेगा। सबसे छोटा बाजार एरिया वाइज क्या कहलाता है? लोकल मार्केट, वेयर लोकल पीपल्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। स्टेट मार्केट थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया एरिया। फॉर एग्जांपल अजमल खान रोड का बाजार, पूरे दिल्ली से खरीदने वाले बेचने वाले, होल स्टेट, ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। अगला बाजार एरिया वाइज उससे बड़ा हो गया नेशनल मार्केट। फॉर एग्जांपल द मार्केट ऑफ सूरत। सूरत अवेलेबल इन गुजरात, फेमस फॉर डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, सेल, परचेज, और खाली डायमंड नहीं, सिंथेटिक साड़ीज एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल मार्केट। और इससे बड़ा मार्केट हो गया इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जांपल ताइवान। अच्छा, दुबई की बात कर लेते हैं। गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट सेल परचेज का पूरी दुनिया में दुबई। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, मार्केट क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें से पहले 3 बहुत सारे चैप्टर में यूज होते हैं, 1 नंबर से ऊपर के लिए नहीं आता है। कॉस्ट का चैप्टर, प्रोडक्शन का चैप्टर, मार्केट का चैप्टर, सिर्फ मीनिंग एमसीक्यू में आता है। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। याद करना चाह रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड का एक और नाम होता है मार्केट पीरियड, इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स। बस इतना पता होना चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल। कुछ चाहिए इन दोनों बच्चों को पीछे? सुनो ना मेरी बात। When you start the production, there is a need of 4 factors: land, labor, capital and organization, known as factors of production। इन चारों को बदला ही ना जा सके जिस समय में, उस समय को बोलते हैं मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर याद करो, वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड रेफर्स टू द टाइम जोन इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट या फिक्स, सो प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज। शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। मैं कह रहा हूं ये बात 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में आ सकती है। कहां पर? कॉस्ट के चैप्टर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन के चैप्टर से रिलेटेड है और मार्केट से रिलेटेड है। शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। अरे आओ ना बच्चों, वहां क्या कर रहे हो? जल्दी आओ फटाफट। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर, अरे याद हो गया? अभी मैं सुनूंगा। शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच, और 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इतना थोड़ा समय जिसमें हम, अरे आप ऐसा समझो आप अपने मकान को बेचना चाह रहे हो, तो इतना कम समय जिसमें मकान बिक ना पाए। अरे बात समझ पा रहे हो? ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो आप बिल्डिंग साथ वाली परचेज नहीं कर सकते, बस लेबर बढ़ा लेते हो, कैपिटल बढ़ा देते हो, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा लेते हो, तो प्रोडक्शन कुछ हद तक बदला जा सकता है। ये क्या है? शॉर्ट पीरियड। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर। Long period is that period in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to। तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने मेन 3 बातें बोली हैं जो आपकी किताबों में अवेलेबल है। वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम, और जल्दी जल्दी बोलो, मार्केट पीरियड। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, सो प्रोडक्शन कैन नॉट बी, और इफेक्ट को लिख लेगा ना एमसीक्यू में। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? कुछ 4 फैक्टर में से 1, 2 या 3, कुछ फैक्टर्स आर फिक्स एंड अदर्स आर, so production can be changed up to some extent। long period क्या होता है? 4 फैक्टर है, all the factors of production are variable, all the factors of production are, so production can be changed up to any extent, up to। ये आखिरी वाला शब्द आपकी किताबों में अवेलेबल नहीं है, वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें
ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट विद एनी डायरेक्शन। और अब चलते हैं आपकी किताबों का खेल। मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन क्लासिफाइड इन 5 मेजर पार्ट्स। सिंगल सेलर, 1 मार्कर के लिए बोल रहा हूं, सिंगल सेलर एज ए लेमैन, मोनोपोली, मोनो बोले तो सिंगल, पॉली बोले तो सेलर, सिंगल सेलर मोनोपोली, डिओपोली 2 सेलर, oligopoli few seller but large in size, monopolistic competition, large number of sellers but countable, but 1000 2000 10,000 बेचने वाले, और बेचने वाले इतने ज्यादा कि गिना ही ना जा सके, परफेक्ट कंपटीशन। तो यही चलेगा आपकी किताबों में। डिओपोली अवेलेबल नहीं है, पहले 3 पर सबसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली, इनके ऊपर ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर। शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर सामने अवेलेबल है। अनरियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जितने भी फीचर्स लिखे हुए हैं कोई भी प्रैक्टिकली दुनिया में ना पहले था, ना आज है, ना कभी होगा, बट ऐसा हर इकोनॉमी का टारगेट होता है, क्योंकि इस इकोनॉमी में जहां परफेक्ट कंपटीशन है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप ऑफ मार्केट कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग को करने के लिए फीचर्स की चर्चा कर रहे हैं। पहला फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, याद करना है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड, का मतलब इतने ज्यादा बेचने वाले, इतने ज्यादा खरीदने वाले जिसे गिना ही ना जा सके। ऐसे समझो, एक फॉर्म बोले तो 1 सी ड्रॉप, क्या हम समुद्र में वाटर ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं? तो बस यही बात बोलना चाह रहा हूं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन विच ऑल द फर्म प्रोड्यूस same type of commodity which have no distinction on the basis of taste, color, size, packing, name and its price. homogeneous को डिक्शनरी में बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल गुड्स का मतलब नो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कार बनाने वाली 10 कंपनियां हैं, बनाने को सब कार बना रही है, लेकिन सबकी कारों में फर्क है, फीचर वाइज, प्राइस वाइज, ब्रांड वाइज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सब क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या क्रिएट कर रहे हैं, बट यहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता, अनरियलिस्टिक है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को फिर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन विच ऑल द फर्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कमोडिटी which have no distinction on the basis of taste, color, size, packing, name, brand, etc. इस बाजार में जितनी मर्जी फर्म आ जाए, जितनी मर्जी फर्म बंद होके जाए, नो इफेक्ट। ऐसे समझो, समुद्र में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बोले तो 1 फर्म, 1000 बूंदे पानी की, यानी 1 बकेट वाटर समुद्र में डाल दो तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। 10 बाल्टियां निकाल दो का मतलब 2-4 लाख बूंदे पानी की निकाल दो, लेवल कम हो जाएगा, आधा इंच कम होगा ना बहन जी। इंफिनिटी प्लस एनीथिंग और इंफिनिटी माइनस एनीथिंग इज ऑलवेज, यही यहां पर बोला जा रहा है। बाजार में नंबर फॉर्म आ जाए, चली जाए, आ रही है तो आन दो, जा रही है तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। All the buyers and sellers have perfect knowledge about the commodity and product is available everywhere. फिर अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, परफेक्ट नॉलेज इस दुनिया में किसी को होती ही नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द सोसाइटी। बस पूरा जीवन जानकारी को बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ती है, लेकिन परफेक्शन नॉट पॉसिबल। तो इस बाजार में क्या है? ऑल द बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी। अरे परफेक्ट नॉलेज का मतलब है नो चीटिंग, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो परफेक्ट नॉलेज का मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट द कमोडिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर जस्ट लाइक द गॉड, जस्ट लाइक। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई वस्तु किसी एक एरिया के अंदर कम कॉस्ट रखती है, दूसरे एरिया में जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है।
तो क्या बताया, अगला फीचर है परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। और अगली बात है, जब प्रोडक्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन दैट सिचुएशन नो वन कैन चार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडिशनल, नो वन कैन चार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडिशनल। दिल्ली में भी प्रोडक्ट बनाने वाले बना रहे हैं, मुंबई में भी बनाने वाले बना रहे हैं, सबको मालूम है परफेक्ट नॉलेज परफेक्ट मोबिलिटी 10 रुपए का बना है, खरीदने वाले को भी बेचने वाले को भी, हजारों खरीदने वाले हजारों बेचने वाले। तो ऐसी कंडीशन में तुम सोचो, दिल्ली से मुंबई ले जाओ, 2 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, 12 रुपए का बना, हम बेच देंगे, 10 रुपए 10 पैसे का भी नहीं बिकेगा। सबको मालूम है बनाने वाले 10 का बना रहे हैं, बेचने वाले 10 का, बनाने वाले 10 का बना के बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं, और हजारों हैं, और हजारों 10 पैसे भी एक्स्ट्रा मिलने वाले किसके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और फीचर्स की बात करते हैं यहां पर, पहले 6 फीचर्स बोले फिर याद करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के 6 फीचर। पहली बात, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन। डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली बोले तो डिमांड कर्व under the perfect competition is always parallel to डिमांड कर्व को AR कर्व बोलते हैं, पहले तो ये याद कर लो। मांगने वाला जिस कीमत पर मांग रहा है डिमांड कर्व, बेचने वाला जिस कीमत पर बेच रहा है AR कर्व, और जिस कीमत पर मांगने वाला मांग रहा होता है उसी कीमत पर बेचने वाला बेच रहा होता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व एंड AR कर्व। डिमांड कर्व एंड demand curve is a concept of consumer, AR curve is a concept of producer। AR बोले तो प्राइस लाइन, फिर बोल दूं AR बोले तो प्राइस पर यूनिट, AR बोले तो प्राइस, तो AR कर्व इज ए कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड डिमांड कर्व इज ए कंसेप्ट ऑफ, और मैं कह रहा हूं दोनों कंसेप्ट अलग अलग है बट फिर भी डायग्राम सेम बना रहे। क्यों, जिस कीमत पर मांगने वाला मांग रहा है उसी कीमत पर बेचने वाला, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इट इज डिमांड कर्व, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर इट इज AR कर्व। तो यहां पर मैंने क्या बताया, इन परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व और डिमांड कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू, MCQ में टिक कराएगा, पैरेलल टू, या इट इज आल्सो नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व के चैप्टर में पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पर प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में हम पढ़ते थे unrealistic situation of the market, unrealistic in which quantity demanded goes up to infinity without change its price, without, ये अनरियलिस्टिक पहले से बोल रहा हूं, उसी कीमत पर 0 मांग रहे हो, 10 किलो मांग रहे हो, 1000 किलो मांग रहे हो, जितना मर्जी, समझाने के लिए कोई स्टोरी नहीं है। तो लैंग्वेज पता होनी चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, कहां पर घटना घटती है परफेक्ट कंपटीशन में। AR कर्व और डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और परफेक्टली की लैंग्वेज क्या हुई, अनरियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ द मार्केट इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी गोज अप टू इंफिनिटी विदाउट चेंज इट्स प्राइस। इसी क्वेश्चन में आगे चल रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है ये, हमने 7th फीचर आपको याद कराया, डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक और पैरेलल टू। इसी में हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, रिलेशन बिटवीन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन पर लगेगा मार्केट में। तो मैं अगली बात बोल रहा था परफेक्ट कंपटीशन की, रिलेशन बिटवीन AR एंड, पहले तो AR याद करो, AR को बोलते हैं प्राइस पर यूनिट, AR को बोलते हैं, फार्मूला होता है TR डिवाइडेड बाय, हाँ बहन जी बोल नहीं रहे, यूनिट सोल्ड, TR डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। आपने 100 रुपए में 10 लड्डू बेचे हैं, 100 रुपए में 10 लड्डू, तो ऑन एन एवरेज एक लड्डू कितने का बिक रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस पर यूनिट और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज। अब मैं बात करता हूं MR। रिलेशन पर जाने से पहले हमें AR MR को चेक करना पड़ेगा। AR क्या, AR बोले तो प्राइस पर यूनिट, फार्मूला TR डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। अब याद करते हैं MR क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल कलेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर।
10 लड्डू 100 रुपए में बेचे, 11 लड्डू 102 रुपए में बेचे, तो एक एक्स्ट्रा लड्डू को बेचने में कितने एक्स्ट्रा रुपए मिले? 11वें लड्डू को 2 रुपए। तो 11वें लड्डू का मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल बोले तो एडिशनल, रेवेन्यू बोले तो कलेक्शन, तो 11वें लड्डू का एडिशनल कलेक्शन कितना हुआ? 2 रुपया। तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू। ये है पहली बात, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला याद कर रहे हैं। मार्जिनल को एडिशनल बोलते हैं, रेवेन्यू को कलेक्शन बोलते हैं। एडिशनल कलेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी sold by the producer, sold by the formula TRN minus TRN minus 1 या डेल्टा TR। सिग्मा कौन बोल रहा है? डेल्टा TR। नमन जागते हुए, डेल्टा आता है बस ध्यान से, डेल्टा यूनिट सोल। अरे डेल्टा बोले तो एडिशनल, एडिशनल कलेक्शन ड्यू टू एडिशनल, अरे ऊपर डेल्टा TR एडिशनल कलेक्शन, नीचे डिवाइडेड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। एक एक्स्ट्रा लड्डू को बेचने में कितने पैसे मिले? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल फार्मूला मीनिंग एमसीक्यू में यूज हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन का ही। क्वेश्चन क्या? रिलेशन बिटवीन AR एंड MR अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। रिलेशन बिटवीन AR एंड MR अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। हर किसी को, ऑल द बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो शॉर्टेज, नो सरप्लस, नो शॉर्टेज। इफेक्ट क्या पड़ता है? प्राइस कांट बी चेंज। परफेक्ट कंपटीशन में हजारों लोग बेच रहे हैं, हजारों लोग खरीद रहे हैं, परफेक्ट नॉलेज। जहां नॉलेज की कमी है चीटिंग होती है, का मतलब दाम बदलता है। कम नॉलेज ऊंचा दाम। ये बात समझ में आ रही है? हजारों बेचने वाले, हजारों खरीदने वाले, परफेक्ट नॉलेज, सो प्राइस कैन नॉट बी। एक यूनिट बेचो कि 1000 यूनिट बेचो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। जब हर वस्तु का दाम 10 रुपए है तो एडिशनल कलेक्शन भी कितनी आएगी? 10 रुपए। सो अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द AR इज ऑलवेज इक्वल टू AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR एंड लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू। डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कशन करा है, दोबारा बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, पहला फीचर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड, दूसरा फीचर होमोजेनियस प्रोडक्ट व्हिच मींस ऑल द फर्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कमोडिटी व्हिच हैव नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कलर, साइज, पैकिंग, नेम, प्राइस एक्सेट्रा। जितनी मर्जी फर्म आ जाए, जितनी फर्म चली जाए, नो इफेक्ट। रियल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। बाजार में फर्म आती है, कंपटीशन क्रिएट होता है, प्राइस फॉल होता है। रियल लाइफ में फर्म्स जाना शुरू करती हैं तो क्या होता है? प्राइस शूट अप होता है, शॉर्टेज क्रिएट होती है। और यहां पर इतने ज्यादा बेचने खरीदने वाले गिना ही नहीं जा सकता। फ्री एंट्री एंड, यहां पर क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बढ़िया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का इफेक्ट क्या पड़ता है? फर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। ये बढ़िया वाली बात है एग्जाम की। जितने मर्जी आ सकते हैं, जितने मर्जी जा सकते हैं। इस फीचर का इफेक्ट क्या पड़ता है बाजार में? नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा प्रॉफिट के 2 टाइप होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट एंड अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन फिर सुने और याद करें। जब TR TC के बराबर होता है, फर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। 10 रुपए का बना टोटल कॉस्ट, 10 रुपए का बिका टोटल रेवेन्यू। याद करो, 10 रुपए का बना टोटल कॉस्ट, 10 रुपए का बिका total revenue. In that situation, firm always obtain normal profit because costs include rent, interest, wages and profit. Rent, interest, wages and, तो जो प्रॉफिट जिसको अचीव किए बगैर तुम बिजनेस ही नहीं करोगे उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, जिसके बगैर काम होने वाला प्रोडक्शन का नहीं है। तो TRTC के बराबर हो जाए, इन दैट सिचुएशन फर्म ऑब्टेन नॉर्मल प्रॉफिट। इस बात को टेक्निकली बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन क्या बोलते हैं? ये भी याद कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब फर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा कब होता है? कंडीशन याद करो, TR बराबर है, TR बराबर है। फिलहाल वापस आ रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट की बात बताने के बाद एक और शब्द बोलना चाहूंगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या बोलना चाहेंगे? ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज
10 रुपए का बना, 10 का बिका, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, टीआरटीसी के बराबर है। 10 का बना, 12 का बिका, 10 का ही बिक जाता तो भी नॉर्मल मिल जाता, 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, दिस इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलता है? शॉर्टेज में। कब मिलता है? शॉर्टेज क्रिएट होती है, दाम बढ़ता है, मुनाफा ज्यादा आता है। यहां पर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ फ्री परफेक्ट नॉलेज लगा हुआ है, परफेक्ट मोबिलिटी लगा हुआ है, और सामने चल रहा है फ्री एंट्री एंड, जिसके चलते फर्म ऑलवेज ऑब्टेन नॉर्मल प्रॉफिट। फिलहाल कंक्लूड करा है मैंने, फ्री एंट्री एंड एग्जिट के फीचर की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है? ऑल द फर्म एंटर इनटू द नॉर्मल प्रॉफिट, इवन इन लॉन्ग पीरियड, इवन इन, याद हो गया इसका इफेक्ट? फिलहाल फोर्थ फीचर, परफेक्ट नॉलेज, perfect mobility. That means all the buyers and sellers have perfect knowledge about the commodity and product is available everywhere. So no one can charge transportation cost. No one can charge transportation cost additionally. तुम सोचो रियल लाइफ में तो ऐसा होता है ना, गल्फ कंट्रियों से पेट्रोल लेके आए, वहां से 10 रुपए का लाए, ट्रांसपोर्टेशन 10 रुपए की लगी, 20 रुपए, और 20 रुपए के प्रोडक्ट को 90 रुपए का बेचा जा रहा है, और सरकार कह रही है 70 रुपए वे टैक्स चाहिए देश को चलाने के लिए। रियलिटी है इंडिया की। और फिर वो 70 रुपए के टैक्स को 2 लोगों में बांटा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, हिंदुस्तान में सारी चीजों पे जीएसटी है। सरकार ने बदमाशी कर रखी है, पेट्रोल के ऊपर नहीं है, क्योंकि जीएसटी यूनानिमसली सेम है, उसे बदला नहीं जा सकता। जानबूझ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं, वैट लगाया है। वैट हर स्टेट का इंडिविजुअल मैटर है। किसी स्टेट को खर्चे ज्यादा करने हैं, वैट बढ़ा दो पेट्रोल पे। हर स्टेट में पेट्रोल के दाम अलग अलग है। पेट्रोल का मतलब पेट्रोल, सीएनजी, और तो वो स्टेट के भरोसे छोड़ दिया। तो वापस आ जाए जी, तो यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरा अगला क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का कराया था, केशव आ जाएगा, जल्दी बैठ जा भाई। परफेक्ट कंपटीशन का पहला क्वेश्चन मैंने फीचर्स को लेकर याद कराया था, एक बार फिर याद करने की कोशिश करें। पहली बात थी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बोलते जाओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मैंने इफेक्ट याद कराया है, क्या इफेक्ट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। अगला परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके बाद मैंने बात और बोली थी फीचर वाली, उसमें से वो क्या करेगा? 3 फीचर ठीक लिखेगा, गलत ऑड में आउट एमसीक्यू। अगली बात बोली थी, डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज perfectly elastic. AR curve is always equal to MR, which is always parallel to X axis. हमारा अगला क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। रिपीट, पीछे वाला भाई, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द, बोलेगा ये फीचर किस बाजार में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन। पहला डायग्राम इंडस्ट्री का, दूसरा डायग्राम फर्म का है, 2 पैराग्राफ, एक इंडस्ट्री को एक फर्म को लेकर, क्वेश्चन फिनिश। परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा क्वेश्चन, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द, पहले इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। डिमांड कर बनाया एज पर द नेचर, एज पर द डाउनवर्ड स्लोपिंग, बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई कर बनाया है अपवर्ड स्लोपिंग, सेम रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई का मतलब मार्केट सप्लाई, वो लाखों लाखों बेचने वाले, कर में दिखा दिए मार्केट सप्लाई का। वो लाखों लाखों मांगने वाले कंज्यूमर, मार्केट डिमांड का। वो लाखों लाखों मांगने वाले, मार्केट डिमांड का, लाखों लाखों बेचने वाले, मार्केट सप्लाई का। जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां कीमत का निर्धारण होगा। इस कीमत को बायर सेलर कोई भी बदलना नहीं चाहता, इसी को बोलते हैं बाजार में कीमत का निर्धारण। यानी यहां की बात करूं, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, मार्केट के दूसरे हिस्से की बात करूं, इक्विलिब्रियम प्राइस, सेम टॉपिक है। दूसरे हिस्से की बात करूं तो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस भी याद करा देते। Equilibrium price is the price which is settled through the free forces of market demand and market supply at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied. Repeat.
मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं, सामने पढ़ो। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम को बोलते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट। पोजीशन ऑफ ऐसी कीमत जो बाजार में एप्लीकेबल हो जाती है, बायर और सेलर कोई भी इस पोजीशन को बदलना, क्योंकि इट इज ए सिचुएशन ऑफ हेवन। हेवन बोले तो नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। मांगने वाले जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है, स्वर्ग मिल गया उसे। बेचने वाले जितना बेच रहा चाह रहा है उतना बिक रहा है। तो इस पोजीशन को, इस कीमत को कोई भी बदलना। सो जो कीमत बाजार में इफेक्टिवली एप्लीकेबल इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस विच इज सेटल्ड थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट पॉइंट ई वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज, क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड कर्व से आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाई कर्व से आ रहा है। जहां दोनों बराबर है उस कीमत को कोई नहीं बदलना चाहता। इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस का ही दूसरा नाम सामने चल रहा है, इंडस्ट्री इज द प्राइस। इंडस्ट्री का मतलब पूरे बाजार ने वस्तु का दाम फिक्स कर दिया, तो ऑल द, जो उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो बाउंड है उस इंडस्ट्री के द्वारा सेटल की गई कीमत को एक्सेप्ट करने के लिए। वो 10 पैसे कम करके बेचना चाहे, दुकान बंद। 10 पैसे ज्यादा करो, गुड्स ही नहीं बिकेगा। तो जो उस इंडस्ट्री ने कीमत फिक्स कर दी, मान लो 10 रुपए, तो उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो उस 10 रुपए की प्राइस को एक्सेप्ट करेंगी गुड्स को बेचने के लिए। एक बिके 10 बिके, ना बिके 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तुमको क्यों? दाम घटा ले तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, वो चाहेगा नहीं। अरे 10 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे कम पर काम ही नहीं करेगा, उससे कम वो करना नहीं चाहेगा, उससे ज्यादा लोग पैसा देना नहीं चाहेंगे, ड्यू टू परफेक्ट नॉलेज। तो सबसे पहले मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस याद कराया। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस विच इज सेटल्ड थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट ए पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू। बहन जी बोलोगे एक बारी? अच्छा कह रहे बड़ी मुसीबत है, बोलना ही तो नहीं आता। अरे आसान है, सुनो ध्यान से, सामने डायग्राम है। मैंने क्या बोला है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस विच इज सेटल्ड through the free forces of market demand and market supply at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied. फिलहाल मेरा क्वेश्चन क्या चल रहा था? इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द। पहला वाला डायग्राम इंडस्ट्री का है, तो इसके लिए पैराग्राफ बोलना चाह रहा हूं। डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां जो प्राइस सेटल हो रहा है उसी को बोल रहे हैं इंडस्ट्री इज द प्राइस। लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं। फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई सेटल द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी। सो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इसे छोड़ दो, अगले डायग्राम पे चलते हैं। यहां पर जो भी प्राइस सेटल हुआ, माना 10 रुपए, उस कीमत को उस इंडस्ट्री में अवेलेबल सारी फर्म्स बाउंड टू एक्सेप्ट, चाहे यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी बिके ना बिके, के ज्यादा बिके। और जब एआर सेम है तो एमआरपी क्या होगा? सेम। तो फर्म इज द प्राइस चेकर के लिए डायग्राम बता दिया और लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं। ऑल द फर्म्स अवेलेबल इन द परफेक्ट कंपटीशन बाउंड टू एक्सेप्ट द प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री। क्या बोले मैंने? ऑल द फर्म्स अवेलेबल इन द परफेक्ट कंपटीशन, अवेलेबल इन द बाउंड टू एक्सेप्ट, बाउंड टू द प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री। So firm is the price taker. Price taker, not maker. अरे इतना समझ में आ गया? तो परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द नंबर 3। परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन नंबर 3। डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक। दिव्यांश क्वेश्चन क्या है? डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन कैसा होगा या परफेक्टली इलास्टिक? समझाओ। डिमांड कर्व बना दिया, परफेक्टली इलास्टिक बना दिया और लैंग्वेज बता दी। लैंग्वेज बता चुका हूं भी।
unrealistic situation of the market in which quantity demanded of a commodity goes up to infinity without change its price, it is perfectly elastic demand curve. क्लियर है? अभी सुनने वाला हूं। एक और क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन AR एंड MR अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। रिलेशन बिटवीन AR एंड MR अंडर द, सिर्फ ये फॉर्म वाला डायग्राम बनाना जिसमें लिखना AR बराबर है MR पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AR बराबर है, बॉक्स बना के लिखना, लाइन दिखाना कैसी होती है पैरेलल टू, और फिर लैंग्वेज आपने जो भी याद करी थी उसको प्लांट कर देना। All the firms available under the perfect competition bound to accept the price settled by the, so price line is always parallel to, पहले प्राइस लाइन की बात कर दी, फिर लिखना अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पैरेलल टू, आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय टिंग टोंग। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आखिरी क्वेश्चन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन समाप्त। याद करो परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहला क्वेश्चन, फीचर्स, जल्दी बोलना कौन से थे? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR, डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज। अगला क्वेश्चन मैंने याद कराया था, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फॉर्म इज द, उससे अगला क्वेश्चन है डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्टली इलास्टिक या रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। 3 नंबर 4 नंबर। और अंतिम क्वेश्चन परफेक्ट कॉम्पिटिशन का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बहुत ज्यादा आता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जरा एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में MRMC अप्रोच वाला, कौन सा आएगा? आपको 2 कंडीशन याद करनी है, एक डायग्राम याद करना है और एक पैराग्राफ। पहले समझते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि रोज फैक्ट्री में कितने यूनिट ऑफ आउटपुट बनाएगा, जिसे वो किसी भी हालत में बदलना, किसी भी हालत में बदलना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां पर प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करता है? सेटलमेंट ऑफ आउटपुट, कि रोज फैक्ट्री में कितना बनाएगा जिससे उसका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम, और वो किसी भी हालत में इसको बदलना, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसको समझाने वाले अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, जिस इकोनॉमिस्ट का डाटा हमारी किताबों में है उसका डायग्राम और उसकी कंडीशन यहां लिखी हुई है, जिसके द्वारा हम ये बात समझाएंगे। क्या? सेटलमेंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन which can't be argued to change because it leads to maximization of profit। समझना चाह रहे हैं? MRMC अप्रोच, MR कर्व और MC कर्व बनाते हैं। कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ के आए थे, हमें ऐसा सिखाया गया, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज यू शेप बेस्ड ऑन, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज यू शेप बेस्ड ऑन 3 phases ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो मार्जिनल कॉस्ट यूनिवर्सल होता है, यू शेप होता है, इनिशियल स्टेज स्टार्ट्स फॉलिंग, कॉस्ट घटती जाती है, फिर मिनिमम होती है, फिर बढ़ती है, एज पर द नेचर बना दी MC। अब बनाते हैं MR कर्व। MR कर्व का मतलब होता है हर यूनिट को बेचने पर दुकानदार को कितने पैसे मिल रहे हैं, MR कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में याद करा है, MR कर्व इज ऑलवेज, परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, पैरेलल टू, और MC का मतलब है एक यूनिट को बनाने पर कितने पैसे दिए, MR का मतलब है एक यूनिट को बनाने पर कितने पैसे, बेचने पर कितने पैसे मिले। MR कलेक्शन की बात कर रहा है, MC पेमेंट की बात कर रहा है। सबको क्लियर हो रहा है? और एक एक यूनिट की बात हो रही है साइंटिफिकली। एग्जांपल ले रहे, फैक्ट्री में 5वां यूनिट बनाया और बेचा, 10 रुपए मिले, 10 रुपए 5वें यूनिट को बेचने पे, और बनाने में कितने पैसे लगे,
8 रुपए। 8 रुपए पे करे, 10 रुपए मिले, यू ऑब्टेन द abnormal profit of ₹2। दिस abnormal profit मोटिवेट प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसे लगेगा ओ ज्यादा कमा रहे हैं और बनाओ। ये प्रॉफिट प्रोड्यूसर को जीने नहीं देता और बनाएगा। अगला यूनिट, पहले से कॉस्ट बढ़ रही है, एज पर द नेचर 8 की जगह 9 रुपए का बन रहा है, बिक रहा है 10 का। अरे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और एमआर बदला ही नहीं जा सकता। पिछली बार अब नॉर्मल प्रॉफिट 2 था, अब की बार अब नॉर्मल प्रॉफिट 1 हो गया। कम हो रहा है लेकिन टोटल तो बढ़ रहा है। टोटल प्रॉफिट तो, अरे पिछली बार प्रॉफिट में एक कार मिली थी, अभी कार के अलावा एक बाइक भी मिल रही है। नहीं चलानी आती, पड़ोसी को बांटना, आन दो। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, आन दो। तो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोड्यूसर इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट टिल द एमआर इज इक्वल टू, एमआर जहां बराबर हो रहा है एमसी का मतलब है 10 रुपए का बना 10 रुपए का बेच रहा है, का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब। इस पॉइंट पर रुकने का मतलब है ये मैक्सिमाइजेशन हो चुका है किसका, प्रॉफिट का। लेकिन कोई बच्चा कहेगा भैया ये एमआर एमसी तो पहले भी एक दूसरे को काट रहे हैं। उससे पहले क्या है, एमसी ज्यादा है और एमआर कम है, क्या बुक हो रहा है, लॉस। क्या बुक हो रहा है। तो दो कंडीशन इकोनॉमिस्ट बता रहा है आउटपुट को सेटल करने के लिए। पहली बात, एमआर एमसी के बराबर है। दूसरी बात, एमसी एमआर को राइजिंग ऑर्डर में काटनी चाहिए, राइजिंग ऑर्डर में काटनी चाहिए। तो यहां पर आउटपुट का सेटलमेंट हो जाता है जिसे वो बदलना नहीं चाहता क्योंकि प्रॉफिट इज मैक्सिमम। आपको पेपर में दो कंडीशन हाईलाइट करनी है, बॉक्स बना के लिखनी है। पहली बात, एमआर बराबर है एमसी। दूसरी बात, एमसी कट एमआर फ्रॉम द बिलो। एक सुंदर डायग्राम बनाना है, परफेक्ट कंपटीशन वाला। और लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज बोलता हूं। 99% प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हर स्कूल में मिलेगा। Producer equilibrium is a psychological phenomena where producer obtain the maximum level of profit. It leads to settlement unit of output produced by the producer which cannot argue to change. Cannot argue to. फिर दोबारा बोलता हूं, Producer equilibrium is a psychological phenomena where producer obtain the maximum level of profit. It leads to settlement unit of output produced by the producer which cannot argue to. According to following diagram and schedule, it is possible when MR is equal to MC and MC cut MR from below. क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? साइकोलॉजिकल फिनोमिना टू ऑब्टेन द maximum amount of profit. According to MR-MC approach, it is possible when, अरे पढ़ना सिखा रहा हूं, MR is equal to and MC cut MR from, क्या फैसला हो रहा है? It leads to settlement unit of output produced by the, which cannot argue to. It is also reflected by beautiful diagram and schedule. Schedule बनाओ तो लिख देना, नहीं तो सक्सेना याद हो गया तो सुनाए। अरे करो ना कोशिश, सारे मिलके करते हैं। चलो बाहर खड़ा कर रखा है मैंने कुछ बच्चों को। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन maximum amount of profit according to MR-MC approach. पुष्कर तेरी आवाज नहीं आई तो बोल। According to MR-MC approach, it is possible when MR is equal to MC and MC cut MR from below. It leads to settlement unit of output produced by the which cannot argue to change. It is also reflected by परफेक्ट कंपटीशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहां आके परफेक्ट कंपटीशन खत्म होता है। फिर याद करो, बहुत छोटा सा मजेदार चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन फीचर। दूसरा, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। या ये छूटेगा तो रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर, या डिमांड कम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलवेज। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। और
Perfect competition finish. So continue the very next monopoly. कॉलेज में जाना है ना, सीयूटी का पेपर देना है, अरे मोनोपोली। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया हमारे को कराया, कुछ बच्चे कह रहे स्कूल में छोड़ दिया। अब ठीक है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा गड़बड़ झाला हो सकता है, बट सीयूटी में किसको समझाओगे? तो सुन लो और पेपर में मत करना जिनको मोनोपोली नहीं कराया है। अरे बोल दू, अरे क्वेश्चन ही गिनती के। पहला क्वेश्चन मोनोपोली का फीचर्स। पहला क्वेश्चन, ये रियलिस्टिक स्टोरी है, हिंदुस्तान में रेलवे एक ही है, नोट छापने वाली मशीन आरबीआई वाली एक ही है। मोनोपोली का एग्जांपल लेना था, तो मोनोपोली की बात करना चाह रहे हैं, रियल स्टोरी है। कुछ फीचर्स याद करा रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन फीचर्स का, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, वेरी डिफिकल्ट एंट्री या रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट अबाउट द फर्म, अबाउट द। अगला फीचर इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला फीचर है फर्म और इंडस्ट्री, कोई फर्क ही नहीं है। सारे बच्चे याद करो, फर्म का मतलब इंडिविजुअल यूनिट होता है, इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ। यहां पर बेचने वाला एक ही है, उसी से इंडस्ट्री बन रही है। इंडस्ट्री और फर्म में फर्क ही नहीं है, वही एक कॉन्स्टिट्यूट इंडस्ट्री खुद ही कीमत का फैसला करता है और खुद ही उसको एक्सेप्ट करता है, यहां कोई दूसरा ही नहीं है। तो यहां आखिरी फीचर क्या है, फर्म इज द प्राइस मेकर। वहां क्या था, फर्म इज द प्राइस टेकर। तो फिलहाल मैं फीचर्स की बात करना चाह रहा था। पहली बात, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, वेरी डिफिकल्ट एंट्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्राइस एक एक करके शुरू करते हैं। मोनो बोले तो सिंगल, पोली बोले तो सेलर। चाय मंगो मिन जी। मोनो बोले तो सिंगल, पोली बोले तो बाजार में बेचने वाला एक ही है, मोनोपोली बोलते हैं। दुनिया भर के एग्जांपल्स है, मैंने भी बताया। हिंदुस्तान में आरबीआई, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग करेंसी। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, आरबीआई की बात करें तो ऐसे नोट छाप रही है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट ना बोल के क्या बोलेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल बाउंड हो आप। एक और एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के सब्स्टिट्यूट हमारे करोल बाग में इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है, केशव बता ना। बच्चा कह रहा है भैया बस बिजली यूज करने से मतलब है, क्या लेना। बीएसईएस, व्हाट इज द बीएसईएस, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बॉम्बे कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, रिलायंस, रिलायंस टाटा वाला बची हुई दिल्ली है। तो हम ये बात कर रहे थे, बिजली वाला बिजली बेच रहा है, एक ही बेच रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, कैंडल लाइट्स, इन्वर्टर्स, जनरेटर्स, बट उसके बावजूद यू बाउंड टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बीएसईएस, फ्रॉम व्हाट इज दिस, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज, सिंगल सेलर है, ऐसी वस्तु बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, का मतलब कंज्यूमर बाउंड टू परचेज, कंज्यूमर, और इस बाजार में दूसरा कोई आ नहीं सकता। आ गया तो डुप्लीकेट करेंसी बोलते हैं, आ जाए तो, और डुप्लीकेट ज्यादा छा जाए तो करेंसी बदल देते हैं। अरे केशव पता, 500 के नोट हिंदुस्तान में 1/3 डुप्लीकेट आ गए थे। सरकार ने कहा जान दो, 500 और 1000 दोनों की बात कर लेते हैं, 500 और वो अचानक ऐसा फैसला हुआ कि सरकार को लगा 500 1000 बैन करने जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बदले में वो करेंसी मांगेंगे। 100 के नोट तो भैया एक साल में भी पूरे ना हो, तो उन्होंने टेम्परेरी उस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए 2000 के नोट छापे, टेम्परेरी, बट जनता को नहीं बताया। तो भी प्रॉब्लम 6 महीने में जाके सेटल हुई थी, बदले में करेंसी देने की बात। फिर सरकार ने बाद में देखा अब तो 100 के भी छप गए, अब तो 50 के भी छप गए, तो 50,000 करोड़ की एक्स्ट्रा करेंसी छोटे वाले नोटों की मार्केट में सप्लाई करी,
2000 के नोट जैसे से मार्केट से बैंक में आने लगे उसको बाजार में जाने से रोक दिया। ऐसा 1 साल तक चलाया, उसके बाद अनाउंस करा अब ये नोट नहीं चलेंगे 2000 वाले। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम ही नहीं आई, 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा सप्लाई था आरबीआई के द्वारा, और 1 साल पहले से उसके ऊपर काम कर रहा था, कर रहे थे। करेंसी को लेके बात बदल देता हूं। हिंदुस्तान की करेंसी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं? ये याद रखना, पूछूंगा 1 साल बाद। हिंदुस्तान की करेंसी को क्या बोलते हैं? पुराना 500 और पुराना 1000 का नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहा, लीगल टेंडर मनी नहीं रहा, यानी अब वो एज ए करेंसी कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। 2000 का नोट सरकार ने मना करा है, लेकिन वो आज भी लीगल टेंडर मनी है। सरकार ने इतना बढ़िया तरीके से उसको मार्केट से हटाया है, 97% पैसा 2000 वाला मार्केट से खत्म। अभी भी है 3%। कितना है? अमीर है ना, जरूरत से ज्यादा रखते हैं, ट्रांसफर ही नहीं हुआ उनका। तो वापस आ रहे हैं इस टॉपिक पर। पहली बात क्या चल रही थी? सिंगल सेलर। दूसरी बात सब्स्टिट्यूट है, लेकिन कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसकी वजह से कंज्यूमर बाउंड टू परचेज, बाउंड टू। दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता, इसलिए बोल रहे हैं वेरी डिफिकल्ट। उसका कारण है सरकार परमिशन ही नहीं देती आरबीआई के अलावा किसी और को नोट छापने के लिए। वेरी डिफिकल्ट। दिल्ली में जहां पर आप रह रहे हैं, यहाँ पर बिजली की सप्लाई बीएसईएस है, तो इसके अलावा किसी और कंपनी को ठेका ही नहीं मिल रहा, लाइसेंस ही नहीं मिल रहा। नंबर 4, price discrimination is the feature of monopoly in which single firm sold same commodity to different group of people at different price and always। जी ध्यान से सुनो, फिर सुनाना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? एक ही वस्तु, एक ही आदमी अलग अलग लोगों को शक्लें देख देख के बेच रहा है अलग अलग दाम पर, और सक्सेसफुली बेच पा रहा है। जैसे डीडीए, दिल्ली की जमीन का मालिक डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 500 गज के 500 मकान है, बेचना चाह रही है डीडीए, शक्लें देख के पैसे चार्ज करते हैं। एससी अलग रेट, एसटी अलग रेट, जनरल कैटेगरी अलग रेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड अलग, ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी, वही मकान अलग अलग कैटेगरी अलग अलग दाम। रेलवे एग्जांपल नंबर 2, एक ही सीट, सीनियर सिटीजन अलग दाम, सीनियर सिटीजन हैंडीकैप्ड अलग, सेम प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, रेजिडेंशियल अलग रेट, कॉमर्शियल, फार्मर्स अलग रेट, इलेक्ट्रिसिटी रिमेनिंग द सेम, बिजली वही है। का मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंगल फर्म सोल्ड सेम कमोडिटी टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट डिफरेंट प्राइस एंड ऑलवेज। जोर से बोलो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ monopoly in which single firm sold same commodity to different group of people and always succeed, always। ये पीछे इको वाले हैं क्या सारे? ईशानी आ जाओ भाई, जल्दी आके बैठो। क्या बोला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? जी घड़ी अच्छी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली इन विच सिंगल फर्म सोल्ड। केशव भैया या तो तू घर चला जा या पढ़ ले। सिंगल फर्म सोल्ड सेम कमोडिटी टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट डिफरेंट प्राइस एंड ऑलवेज फर्म इज द अंडर द मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड फर्म। Firm itself constitute price and accept it। And पहला क्वेश्चन मोनोपोली का खत्म हो गया फीचर्स के नाम से। दूसरा क्वेश्चन, 3 ही टॉपिक है। दूसरा AR एंड MR, तीसरा AR MR से ही रिलेटेड है डिमांड कर्व, और तीसरा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तीसरा टॉपिक है, तो मोनोपोली का दूसरा क्वेश्चन है AR एंड MR कर्व। AR का मतलब होता है प्राइस लाइन,
AR कर्व का मतलब होता है, MR का मतलब होता है एडिशनल कलेक्शन, एडिशनल। मैं अगले दोनों मार्केट को कंक्लूड कर रहा हूं, चाहे हो मोनोपोली चाहे हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों में AR इज ऑलवेज ग्रेटर देन MR, AR is always greater than, yeah, MR is always less than AR. मोनोपोली क्या करता है? More units sold at less price, less units sold at higher price. Due to this inverse relationship between price and quantity demanded, demand curve or price line always downward sloping. अरे डिमांड कर्व डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? एयर कर्व डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? More units sold at less price, less units sold at higher price. Due to this inverse relationship between the price and units sold, AR curve downward sloping. When AR curve is downward sloping, MR curve is always downward sloping at faster rate. At faster. So under the monopoly, MR is always less than, बॉक्स बना के लिख देना, MR इज लेस देन AR, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों। डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली इज ऑलवेज इनइलास्टिक। हमने ऐसा डिमांड के चैप्टर में बचपन में सीखा था कि डिमांड कर्व इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। डिमांड कर्व इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड इज लेस देन 1। अरे इनइलास्टिक का मतलब ED इज लेस देन 1 होता है। लैंग्वेज याद कराई थी, when change in demand is less than change in price. Change in demand is less than change in price. In that situation, it is always inelastic demand. ऐसा मोनोपोली में क्यों हो रहा है? सुनना शुरू करें। सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर बाउंड टू परचेज। कंज्यूमर, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बिजली खरीदने के लिए बाउंड हो, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बट आप डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, बिकॉज यू बाउंड टू परचेज। इलेक्ट्रिसिटी क्या? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर बाउंड टू परचेज, सो चेंज इन प्राइस is more powerful than change in demand. That is why demand curve under the monopoly is always inelastic. क्लास को रोकना पड़ेगा यहां पर।